हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सैम्पल पेपर्स को, और मैं टोटल 30 सैम्पल पेपर को डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर मैं तीनों सेगमेंट की सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सैम्पल पेपर 1 की बायोलॉजी को। पहले मैं बायोलॉजी के 30 सेक्शंस डालूंगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत देखें हम। पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर दे रखा है, आप जानते हो कि शुरू पे इनिशियल क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और उसमें कुछ असर्शन रीजन होंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इन दिस क्वेश्चन दे आर बेसिकली saying which of the following represents the correct sequence of event of the nutrition in amoeba। इवेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर आप समझे तो सबसे पहले फूड को इंजेक्शन करा जाता है। तो आप एक सीक्वेंस रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, IDA ए, IDAA, IDAA। इट मीन्स फर्स्ट से पहले होता है इंजेक्शन, देन वी हैव इनिशियली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है इंजेक्शन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन और लास्ट में होता है इजेशन। ये आपके बेसिकली इवेंट होते हैं जिसके थ्रू कोई फूड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्ट होता है। अगर यहाँ बात करें अमीबा, तो अमीबा सबसे पहले फूड को एनगल्फ करेगा। ओके, तो वो प्रोसेस आपका इंजेक्शन कहलाएगा। देन उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा और एसिमिलेशन के बाद आपका इजेशन होता है। ओके, ये 5 इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं एक सीक्वेंस के अंदर। तो आंसर विल बी बी। सेकंड क्वेश्चन है, द नर्व इम्पल्स इज द सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग नर्व फाइबर, व्हाट इज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ द इम्पल्स विद इन अ सिंगल न्यूरॉन। अगर एक न्यूरॉन की हम बात करते हैं तो न्यूरॉन कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसे करके होता है। ओके, इस न्यूरॉन को हम ऐसे करके एक रैंडम स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, न्यूरॉन होता है। अब उसकी करेक्ट पाथवे की बात कर रहा है कि किस तरीके से सिग्नल जो होती है वो आपकी फ्लो करती है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेंड्राइट्स में आती है। डेंड्राइट्स से वो होती हुई मूव करती है आपकी सेल बॉडी में, इसमें पूरी पूरी सेल बॉडी में, ये आपकी सेल बॉडी है। और फिर सेल बॉडी के बाद वो मूव करती है एक्सॉन, और एक्सॉन से पहुंचती है टर्मिनल एंड पर। तो यहाँ पर बेसिकली देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ये रहा डेंड्राइट, देन वी हैव अ सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन टर्मिनल। तो आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। तो न्यूरॉन जो है वो रिसीव करता है सिग्नल को थ्रू अ डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है। फिर वहां से जाता है वो सेल बॉडी में, और सेल बॉडी जिसे आप साइटन के नाम से भी जानते हो, देन वी it will reach to the axon or axon to the axon terminal. Okay, then the answer will be C. Question number 3. The various methods to prevent pregnancy, which is following contraceptive method also provide protection from acquiring sexually transmitted disease. तो जब भी अगर STD की बात आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, तो रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ एक ही तरीका होता है इन डिजीज को प्रिवेंट करने का, और वो तरीका होता है कॉन्डोम्स। ओके, देन द आंसर विल बी कॉन्डोम। और ये आपका एक बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड है, जो कि डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उसमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्लासिकल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन द हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी फ्रॉम F1 जनरेशन इज सेल्फ पॉलिनेटेड, इसको इससे क्रॉस कराते हो, व्हाट इज द रिजल्ट फिनोटिपिक रेशियो ऑफ टॉल ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा टॉल ड्वार्फ प्लांट में, टॉल टू ड्वार्फ प्लांट में। तो जब आप इसे क्रॉस कराते हो तो यू विल गेट द सेटअप, और वो सेटअप ऐसा होता है, वो सेटअप होगा आपको कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, जिसमें 3 प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके टॉल होते हैं और एक प्लांट जो होता है वो छोटा होता है। दैट्स वाई द रेशियो विल बी 3:1 एंड आंसर विल बी सी। ओके, आंसर विल बी सी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है जिसमें सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं, इनको तोड़ने का काम होता है, और तोड़कर इन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलने का काम हो रहा होगा। ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डेड प्लांट्स और एनिमल्स को मारने का काम जो होता है वो आपका डिकम्पोजर्स का होता है। किसका होता है? डिकम्पोजर्स का होता है, क्योंकि यही डेड और रिमेनिंग वेस्ट को
डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स। ओके, देन द आंसर विल बी डी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्ड ऑर्गन। यस, वी नो दैट ह्यूमन के जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, द राइट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। अब देखो, राइट ऑक्सीजनेटेड जो होता है वो आपको, अगर हार्ट के मैं इस तरीके से 4 चैम्बर बनाऊं तो इधर की तरफ है ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ से यहाँ टिश्यूज होते हैं और ये आपका लंग्स हो गया। ओके, तो ब्लड होता कैसे, यहाँ से जाता है इसमें ऐसे, फिर ये इसमें पास होता है, फिर यहाँ से मूव करता हुआ जाता है इसमें, और जितनी भी साइड राइट साइड की होती है उसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, जबकि ये कह रहा है कि ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो उसने कहा है वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेफ्ट साइड की जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो थिक होती है इन कंपैरिजन टू द राइट। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द मैक्सिमम वेल्व इंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। यस, एनसीईआरटी अगर आप बुक देखते हो तो वहाँ पर वेल्व्स का फंक्शन पूछा आता है, तो वेल्व जो होता है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जिससे ये बात इंश्योर होती है कि ब्लड सिर्फ आपका यूनी डायरेक्शनल फ्लो करे। ओके, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करे। ओके, तो द आंसर विल बी, ये करेक्ट भी स्टेटमेंट है, तो इसके आंसर 3 हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 1 2 3, सॉरी नॉट 2 3 एंड 4। ओके, 1 3 एंड 4। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 7। Fertilization in flowering plant, infusion of male and female gamete. Where does this process typically takes place? ये कहाँ पर आपका बेसिकली होता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द ओव्यूल होता है, इनसाइड द ओव्यूल। तो इनसाइड द ओव्यूल होगा विच इज लोकेटेड, और ये ओव्यूल आपका किसके अंदर होता है, ये ओवरी के अंदर होता है। तो आंसर हो गया इनसाइड द ओव्यूल विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। ओके, तो ये कुछ अगर आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस जगह पर ये है ओव्यूल्स। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओव्यूल्स के अंदर होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होगी तो वो ओव्यूल। ओके, एब्सिसिक एसिड इज रेफर्ड टू एज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट। एब्सिसिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एब्सिसिक एसिड इज रेफर्ड टू एज अ स्ट्रेस हार्मोन। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हम जब पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स के अंदर तो स्ट्रेस हार्मोन आपका जो होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है। द प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स स्टिमुलेट क्लोजर टू द स्टोमेटा विच हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन। यस, ओके, वाई, तो प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, जब एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट आल्सो। सॉरी, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, मतलब सॉरी, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Then the answer will be A. Question number 9. All variations that arise in a species have equal chance of survival. No. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे की सारी वेरिएशन अगर किसी स्पीसीज के अंदर है तो 100% सर्वाइव करेंगे। उसमें से कुछ ऐसा हो सकते हैं जो सर्वाइव ना करें। ओके, क्योंकि कई सारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वेरिएशन वो डिपेंड करता है कि वो शूट करते हैं एनवायरनमेंट को या फिर नहीं। अगर वो एनवायरनमेंट में शूट करेंगे तो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा। तो अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है तो डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, A is false and R is true. Okay, now move to the question number 10. While plants generate oxygen during the day, they produce carbon dioxide at night. Justify this as statement.
ओके, वाइल प्लांट जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ डे, यानी वो कह रहा है कि दिन के टाइम पे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जबकि रात के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप समझ लो कि प्लांट दोनों इवेंट शो करता है। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट जो होता है वो दोनों इवेंट शो करता है। प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, सॉरी, performs photosynthesis and respiration and respiration, wait, and respiration। अब ड्यूरिंग द डे अगर हम बात करें, ड्यूरिंग डे होता क्या है, डे के टाइम पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, डे के टाइम पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो हायर होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन इवेंट के कंपैरिजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। अब जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन लो है, रेस्पिरेशन लो है तो CO2 आपका कम प्रोड्यूस होगा। अब ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, CO2 कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है दिन के समय में ज्यादा निकलती है। और रात, अब रात के समय में क्या होता है, अगर हम कह रहे ड्यूरिंग नाइट, अगर आप इसे लिखते हो तो ड्यूरिंग नाइट व्हाट हैपन्स, रेस्पिरेशन जो होगा वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस कंपैरिजन में रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। अब रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है तो CO2 ज्यादा बन रही है, और फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो O2 बहुत कम बन रही है, जिसकी वजह से जो गैस ज्यादा बनेगी वो स्टोमेटा के थ्रू ज्यादा बाहर निकलेगी। ओके, तो इसलिए रात को जो है वो CO2 का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, जबकि दिन में ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है और CO2 आपका कम हो जाता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर ये आपको स्टेटमेंट के तौर पे लिखी हुई चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा जिसके थ्रू आप इन आंसर्स को देख सकते हैं। ओके, बाकी अगर चाहें तो आप इसके थ्रू ही बना सकते हैं, दिस इज नॉट अ रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डिफरेंट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। वो कह रहा है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से अगर हम कंपेयर करें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। ऐसा बेसिकली क्यों होता है। तो देखो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो कैसे आप इसे लिख सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर while aquatic organism use oxygen dissolved in water, dissolve in water। ओके, डिजॉल्व इन वाटर। अब क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन is less in water, okay, as compared to एयर, यानी जितनी आपकी ऑक्सीजन एयर के अंदर है उसके कंपैरिजन में वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। अब क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम है इसलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होगी वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ज्यादा हो जाती है, ताकि वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करके ऑक्सीजन को उस वाटर में से निकाल सके जो कि बहुत कम अमाउंट के अंदर है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग
इन aquatic organisms is much faster to meet their ऑक्सीजन डिमांड। ओके, ताकि वो अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी तरीके से फुलफिल कर सके। ओके, ऑक्सीजन को पूरी तरीके से फुलफिल कर सके। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन कि how is the process of breathing different in the aquatic organism compared to terrestrial? Terrestrial organism obtain oxygen from the atmosphere, while the aquatic organism use oxygen dissolved in nature. Amount of dissolved oxygen is less in water as compared to the air. Hence, the rate of breathing in aquatic organism is much faster, so that they basically complete their oxygen demand. वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सके। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट? ट्रांसलेशन होता क्या है? जितना भी आप फूड को ट्रांसपोर्ट करते हो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड द फॉर्म इन विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड, और वो फॉर्म बतानी जिसमें फूड आपको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक बार से देख लेते हैं। ओके, बात करते हैं आंसर नंबर बी की। आंसर बी, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, जो सॉल्युबल प्रोडक्ट के फॉर्म में जाता है लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। कैसे लिखते हैं? कुछ ऐसे लिखोगे आप, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस, जिसे आप बोलते हो फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर parts of the plant. Other parts of the plant is called translocation. Is called translocation. Okay, and ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है दैट इज योर फ्लोएम। फ्लोएम इज द टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग द फूड और ट्रांसलोकेशन एंड द फॉर्म इन विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड, किस फॉर्म के अंदर जाता है। तो अगर फॉर्म ऑफ फूड पूछता है आपसे, फॉर्म ऑफ फूड, तो फूड की जो फॉर्म होती है वो होती है सुक्रोज। ओके, कौन सी फॉर्म होती है? जो फूड इज प्राइमरी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज की फॉर्म में बेसिकली फूड आपका ट्रांसपोर्टेड होता है। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। रीजन कौन सा है? फ्लोएम। और किन फॉर्म में जाता है फूड? सुक्रोज। ओके, अगर आपसे यहीं पर अगर पूछे कि किस फॉर्म में स्टोर होता है, अगर वो पूछे किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तब आप लिखोगे स्टार्च, क्योंकि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखते हैं, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट: grass, grasshopper, hawk, lizard and snake construct two distinct food chain from the ecosystem, each starting with the producer. तो आपको दो फूड चेन बनानी है जो तो आपके प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो। तो चलो बना देते हैं। पहले हम ग्रास से स्टार्ट कर देते हैं, और ग्रास को हमने चलो कह दिया कि ग्रास को कंज्यूम कर रहा है ग्रास होपर, और ग्रास होपर को कंज्यूम कर रहा है लिजार्ड, और लिजार्ड को मिलेगा कंज्यूम कर रहा है हॉक। एक तो हम नहीं बना दी। दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं कि आप कर रहे हैं ग्रास से आप लोग ग्रास होपर से अब यहाँ पर आप ले सकते हो कि ग्रास होपर को कंज्यूम कर रहा है स्नेक, ओके, और स्नेक को कंज्यूम कर रहा है हॉक। तो ये दो आपकी डिस्टिंक्ट फूड चेन। ओके, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13,
ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क शोइंग द पाथ। अब आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है हाँ हैंड वाला, तो वो आपको यहाँ पर बनाना है। हैंड वाला हाथ है कि मतलब इस तरीके से आपके कुछ ऐसे करके आप चाहो तो बना सकते हो। यहाँ से उसकी आर्म्स दिखा रखी है इस तरीके से, और उस आर्म के बाद फिर यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर आपको बना। तो यहाँ कैसे जा रहा है वो देख लो। यहाँ से एक ट्यूब आपको यूँ करके जाती हुई दिखानी है जो ऊपर जा रही है, और ऊपर जाके ये मिलेगी आपकी जाके किसमें, स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड का मैं स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। ऐसे कुछ आप बना सकते हैं यहाँ से, और सॉरी ऐसे, ओके। और इसी तरीके से यहाँ पर आप इसकी, और इसको ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, इसमें बीच में सेगमेंट होता है यहाँ पर, और एक सेगमेंट आप यहाँ, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जो ट्यूब है, एक मैंने जो ग्रीन कलर की लाइन से बनाई है, एक ट्यूब यहाँ से नजर आ रही है, फिर ये यहाँ पर मिलती है, मिलने के बाद एक दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लू कलर ले लेता हूँ, और फिर एक यहाँ से वापस आती है जो कि यहाँ मसल तक पहुँचती है। ठीक है, मसल की बात करी हुई है तो रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये आपके यहाँ पे मसल है, ठीक है, ये आपकी मसल है। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसकी नेमिंग कर देंगे हम, जो भी इसके नेम्स होंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर सपोज करो हम एक पोर्ट रख देते हैं, और उस पोर्ट के अंदर से भाप निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हीट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, या फिर आप इसे हॉट बोल सकते हैं। तो उसने रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन पर्सन एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने ये हॉट ऑब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद इस सिग्नल को ले जाने का काम इसका होता है, और ये है हमारी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन पहुंचती है आपकी इस रीजन पे, इस रीजन को आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड से जैसे ही ये सेंसरी जाती है तो बीच में ये एक न्यूरॉन पड़ती है, और जो ये न्यूरॉन आपके सामने आई है, इस न्यूरॉन का नाम होता है रिले न्यूरॉन। व्हाट वी कॉल्ड रिले न्यूरॉन। इसे आप बेसिकली रिले न्यूरॉन के नाम से, ओके। उसके बाद फिर ये ब्लू वाली है, और ब्लू वाली जो होती है सिग्नल को कैरी करके ले जाती है मसल के पास तक, इसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और ये आपका वो इफेक्टर मसल है जहाँ पर ये काम करेगी। यहाँ पर ये बेसिकली सिग्नल को लास्ट तक पहुँचाएगी ताकि मसल वर्क कर सके। तो ये होती है इफेक्टर मसल, इफेक्टर मसल जो कि आर्म्स के अंदर है। ओके, तो ये आपके हो गए सारे के सारे पार्ट की किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसका। क्लियर, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और ये स्पाइनल कॉर्ड इज द रीजन ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रीजन होता है। ठीक है, जो इस तरीके से ऐसे पीछे की तरफ सिग्नल को कैरी करके ले जाता है टुवार्ड्स द ब्रेन। ठीक है, इधर से अगर उसकी डिमांड होती है तो ब्रेन की तरफ ले जाता है। अब इसने पूछा है, अगला क्वेश्चन है लेबल द की कंपोनेंट इन्वॉल्व। कौन कौन से कंपोनेंट, अब की कंपोनेंट इसके अंदर कौन से हैं उसे देख लो आप। की कंपोनेंट की अगर हम बात करें, सॉरी, की कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वैसे पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, की कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से की कंपोनेंट होते हैं इधर लिख लेते हैं। की कंपोनेंट्स, तो की कंपोनेंट की बात करें तो इसमें की कंपोनेंट होता है, सबसे पहला होता है कि हमें वो सिग्नल चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस हीट, और यहाँ पर स्टिमुलस है वो बेसिकली हीट निकल रही है पॉट से, दैट इज योर स्टिमुलस फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे होते हैं रिसेप्टर, जो कि उसको रिसेप्ट करते हैं, सिग्नल कैरी करने का काम जिनका होता है रिसेप्टर्स। और ये हीट रिसेप्टर्स होते हैं आपकी स्किन में। ओके, स्किन में हीट रिसेप्टर्स होते हैं। फिर उसको ले जाने का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का, सेंसरी
फिर उसके बाद आपके पास सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल पहुंचता है रिले न्यूरॉन में। ओके, चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो पहुंचता है रिले न्यूरॉन में। फिर रिले न्यूरॉन से वो पहुंचता है आपका मोटर न्यूरॉन पर, और मोटर न्यूरॉन के बाद वो लास्ट स्टेज में पहुंचता है किसके पास, इफेक्टर मसल के पास, इफेक्टर मसल। ठीक है, तो दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ, स्पेसिफिकली बात करें तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये की कंपोनेंट्स। ओके, इस स्ट्रक्चर में तो इन्हें याद रखें। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें, मैं फिर आपको अलग से भी चैप्टर की वीडियो बना के दे सकता हूँ जिसके अंदर आप पूरे पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं, और मैं उसमें पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आपको ये याद रखना है। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की आप बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इन प्लांट्स, ओके, इन पी प्लांट्स प्योर टॉल प्लांट कैपिटल T is crossed with the pure short plant small t. Okay, what is the phenotype and genotype of F1 generation? If the F1 plant is self-pollinated, what will be the ratio of the pure tall, hybrid tall and dwarf plant obtained in the F2 generation? यानी सिंपल आपको याद रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या आपको पर ड्रॉ करने को बोल रहा है। आपको क्या करना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करनी है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अगर मैं ड्रॉ करूँ फटाफट से देख, तो कैपिटल टी को क्रॉस कराया गया स्मॉल टी से। जब आप इसको आपस में क्रॉस करते हैं तो बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और सारे प्लांट जो ये बने हैं ये हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है हेट्रोजाइगस फॉर्म है, एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर, और दिस इज योर F1 जनरेशन। उसके बाद वो कह रहा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को क्रॉस कराना इसी से ही, ताकि आप F2 जनरेशन क्रिएट कर सको। तो वो जब आप जनरेशन बनाते हो तो आपके पास 4 सेट आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, जिसमें ये 3 तो टॉल होते हैं और एक जो होता है वो ड्वार्फ होता है। दिस इज योर F2 जनरेशन। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले वो व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा। तो F1 जनरेशन के अंदर सभी प्लांट टॉल होते हैं, एंड देयर जीनोटाइप क्या होगा वो आपको बताना है। तो आंसर कैसे होगा, आंसर आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर आप आंसर लिखते पहली कंडीशन कि इन F1 जनरेशन सबसे पहला है व्हाट इज द फिनोटाइप, ऑल प्लांट्स आर, कैसे से, टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल। और दूसरा आपको बताना है जीनोटाइप, तो क्या जीनोटाइप बना था, जीनोटाइप जो आपको बनाता वो बनाता कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, इन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड टॉल, एंड दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी इज द जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी इज द जीनोटाइप। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसने, इफ द F1 प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टॉल। प्योर टॉल होता है जिसमें आपका होमोजाइगस कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज कैपिटल टी का रेशियो आपको बताना है हाइब्रिड टॉल के साथ। तो हाइब्रिड टॉल आपके जो थे वो मैंने अभी ऊपर आपके सामने लिखे रखे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका रेशियो बताना है। विद ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ होता है आपका स्मॉल टी। तो आप F2 जनरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आप F2 जनरेशन देखोगे तो एक प्योर सेट है, 2 जो है वो आपके हाइब्रिड हैं, और एक जो है वो आपका रिसेसिव वाला पार्ट है, जबकि ड्वार्फ प्लांट है। 1 हो गया आपका ये, 2 हो गया आपका ये, और 1 हो गया ये, इसलिए रेशो हो जाएगा 1:2:1। ओके, 1:2:1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A student meal containing rice and lentils, okay, यानी दाल है और राइस है। रेफर टू द फिगर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वो जैसे पूछेगा, क्या पूछा है, नेम द कंपोनेंट इन द राइस। तो राइस के अंदर जो होता है वो स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च होता है। तो आप बोलोगे स्टार्च इज प्रेजेंट इन द राइस, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, वेयर डज इट डाइजेशन बिगन एंड विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल। इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूं राइस के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन, ओके, रिमेंबर वन थिंग, डाइजेशन ऑफ स्टार्च आपका स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है, पार्शियल डाइजेशन हो जाता है माउथ में होता है, जिसे आप बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल
कैविटी। ओके, बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर बेसिकली अगर आपसे पूछे कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, तो एंजाइम आपके माउथ में जो होता है वो सलाइवा के अंदर होता है, जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है कि जो स्टार्च के पार्टिकल्स हैं, उन स्टार्च के पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। अब ये जो माल्टोज है, सॉरी, अब ये जो माल्टोज है उसका ब्रेकडाउन होगा सिंपल शुगर में, और ये काम होगा आपका इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके लिए जो एंजाइम आपका रेस्पॉन्सिबल होता है वो एंजाइम है आपका एमाइलेज। और ये एमाइलेज को पूछे कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है पेनक्रियाज से। ओके, तो ये एमाइलेज आपका निकलता है पेनक्रियाज से। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड है लेंटिल्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेंटिल्स के अंदर जो होता है वो प्रोटीन होता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन दैट अकर इन द स्टमक पार्ट एन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ओ। यानी आपको स्टमक और दोनों को लेके चलना है। अगर दोनों को लेके चलना है तो आप उसे समझो। देखो, अगर मैं पार्ट एन की बात करूं, दिस इज योर पार्ट एन, तो स्टमक में जो होता है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। और ये पेप्सिन जितनी भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जा रही है, सॉरी, जितनी भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जा रही है उस प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। ठीक है, पेप्टोन्स, या फिर आपको कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। अब ये जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स है ये अभी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। इसलिए ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स आपके, यानी जो ये पेप्टाइड्स हैं और जो पेप्टोन्स हैं, ये ट्रांसफर होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। वहां पर सारा का सारा कंप्लीट डाइजेशन, हर एक चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन आपका रिलीज होता है पेनक्रियाज से। किससे रिलीज होगा? ये आपका रिलीज होगा पेनक्रियाज से। और उस पेनक्रियाज से रिलीज होने पर ये पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड। और इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन का इनसाइड द इंटेस्टाइन, यानी पार्ट क्यू। इसमें यहाँ दे रखा है ये LMNQ, ये सॉरी नॉट क्यू, इज OP। तो यहाँ पर अगर मैं नाम की बात करूं तो ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्टमक, ये है ईसोफेगस, एंड दिस इज योर माउथ। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात करी गई है। तो फूड के एब्जॉर्प्शन में जो मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वो होते हैं विलाई। ठीक है, विलाई इज द स्ट्रक्चर जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया को बढ़ा के डाइजेशन को क्या करते हैं, बेसिकली ये मदद करते हैं। क्लियर? आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, आपको 15 to 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट ए में, बायोलॉजी वाले सेगमेंट में। फिर पार्ट बी में बाद में डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का, और सी बात उसके लास्ट में। अटेम्प्ट either option A and B. A student observed a slice of bread with a cottony growth after living in a moist, dark place. Identify the organism and its modes of reproduction. यानी बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म क्या कह रहा है वो, कि इसने लीव कर दिया ऑर्गेनिज्म को किस पे? ब्रेड पर। अगर मैं ए के आंसर की बात करूं तो ब्रेड के ऊपर जो आपका होता है वो मोल्ड ग्रो करती है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड जिसे आप बोलते हैं। और ब्रेड
मोल्ड ग्रो करती है, जो कि एक टाइप की फंगस है, और उस फंगस का नाम होता है राइजोपस। ओके, राइजोपस। ठीक है, और राइजोपस में फिर आती है, तो आपकी 10th क्लास में दे ही रखा है, इसमें जो इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। बस इतना आपको बता। दूसरा, एक्सप्लेन हाउ दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट जो है, सॉरी नॉट बी। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। तो कह रहा था स्पोर किस तरीके से अपने आप को, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन है, तो जो स्पोर होते हैं उनके ऊपर कोटिंग होती है। ओके, जो स्पोर होंगे उनके ऊपर क्या होगी, थिक प्रोटेक्टिव वॉल होगी, हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल। तो उनके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल होगी। ठीक है, थिक प्रोटेक्टिव वॉल होगी, जिससे वो बेसिकली सरवाइव करेंगे अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, चाहे फिर वहाँ पर लैक ऑफ मॉइस्चर हो या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन की अगर वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है लैक ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर बहुत कम हो, या फिर हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर। ओके, ये सारी जो अगर कंडीशंस होती हैं एक्सेट्रा, इन कंडीशन के अंदर स्पोर सर्वाइव कर जाता है बिकॉज ऑफ थिक प्रोटेक्टिव वॉल। नाउ स्टेट वन की एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर दिस मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज आपको बताना है कि क्या एडवांटेज है। तो याद रखना कि सेक्सुअल एडवांटेज में बेसिकली क्या होता है, वेरिएशन होता है। ओके, वेरिएशन occurs in offsprings। ओके, तो जो भी ऑफस्प्रिंग है, जो भी चिल्ड्रंस हैं, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाता है, जो सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता। ओके, तो इसे आप याद रखें, ये आपका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। आप फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ठीक है, उस फिगर को आप नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं वैसे नॉर्मल कंडीशन में बनाऊं, तो आपको फटाफट से अगर दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से आपके पास वो डायग्राम होता है। ठीक है, ऐसे आप एक रफली डायग्राम में फटाफट बना के दिखा रहा हूँ, क्लियर बना सकता हूँ, और लेकिन इट टेक्स टाइम। और फिर इस तरीके से आप इसे ऐसे बना सकते हैं। ओके, ऐसे बना सकते हैं। तो जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये जो होता है, ये है पूरा पूरा आपका स्टेमन होता है, और इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। नेमिंग आप देख लेना, एनसीईआरटी के डायग्राम को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, दैट इज योर एंथर। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन। और बीच वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है वो है स्टिग्मा, बीच का पार्ट है वो है स्टाइल, एंड द बेसल स्वोलन पार्ट जो है वो है ओवरी, और ओवरी के अंदर जो रखे हुए हैं वो है ओव्यूल। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है कार्प, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है। ऊपर की तरफ जो ये कलरफुल पार्ट देख रहे हो, बड़े बड़े से स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है पेटल्स, और नीचे की तरफ जो छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये होते हैं सेपल। और ये जिस पे रखा हुआ है, दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। ओके, थैलेमस। तो ये है बेसिकली आपका स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा है, लिस्ट एनी 3 चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या चेंज होते हैं विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो याद रखना, फ्रूट एंड सीड में अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, तो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ठीक है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जितने भी पेटल्स एपल हैं, अगर आपके पास जो पैटर्न है, कलरफुल पार्ट जो है फ्लावर की पत्तियां,
सेपल जो है, जो नीचे की ग्रीन वाली पत्तियां हैं जो मैंने बताई कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये जो है, और इसके अलावा जो स्टेमन्स है, स्टेमन्स जो होंगे, ये तीनों के तीनों पार्ट विल फॉल ऑफ। ठीक है, विल फॉल ऑफ, ये आपके क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये बेसिकली इवेंट होता है दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेपल एंड पेटल्स इन द फ्लावर। तो सेपल बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें, अगर आप सेपल की बात करते हैं तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। किसको प्रोटेक्ट करेगा, फ्लावर्स को। और सेपल की अगर हम बात, सॉरी, पेटल्स की अगर हम बात करें, अगर आप पेटल्स की बात करते हो तो पेटल्स आपका अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे हमारे पूरे के पूरे 16 क्वेश्चन सैम्पल पेपर नंबर 1 के। अब मैं इसके बाद सैम्पल पेपर नंबर 2 की पूरी बायोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा, यानी 16 क्वेश्चन को इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई सुझाव देना हो आपको कि क्या चीज़ सही करनी है तो वो मुझे बता दें, उसमें कमेंट कर दें। और अपडेट रहें इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।